नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे क्रॉनिक डायरिया के बारे में अपने कुछ विचार साझा करूँगा। डायरिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। डायरिया यानी कि लूज मोशन, दस्त। आमतौर पे हम अपने घर में अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि कई बार कुछ बाहर खाने से या किसी इन्फेक्शन के कारण, गंदे पानी के संक्रमण के कारण ये लूज मोशंस होते हैं, जो कि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। यानी कि आज अगर आपने कुछ खाया, बुखार के साथ कुछ पेट में दर्द, उल्टियाँ, लूज मोशन आती हैं और ये लूज मोशन आमतौर से 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है। ये एक्यूट डायरिया है, यानी कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ ऐसे ऑर्गेनिज्म से होता है। खाने पीने के ज़रिए ये चीज़ें हमारे मुंह के ज़रिए आंतों में पहुंचती हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। तो जब भी ये डायरिया का ड्यूरेशन 4 to 6 वीक्स से कम का होता है, ये एक्यूट डायरिया कहलाता है। और ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि अपने आप ठीक हो जाता है और हम ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, पेट के दर्द, उल्टी के लिए इसमें ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन जब भी ये डायरिया 4 से 6 हफ्ते के आगे चलता है तो ये क्रॉनिक डायरिया कहलाता है। डायरिया यानी कि नंबर ऑफ स्टूल्स बढ़ जाना, ज़्यादा बार दस्त आना और पानी की तरह दस्त आना। तो जब भी ये सिम्टम्स 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा चलते हैं, ये क्रॉनिक डायरिया कहलाता है। और इसको फिर हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी एक लंबी लिस्ट ऑफ कॉजेज़ होती हैं, जिसके लिए हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलकर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो पहले मैं आपको समझाऊं कि डायरिया होता क्यों है। डायरिया छोटी आंत और बड़ी आंत से संबंधित बीमारियों से होता है। बड़ी आंत में होने वाली बीमारियों में सबसे कॉमन अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें दस्त के साथ खून मिला हुआ होता है। छोटी छोटी मात्रा में पेट में दर्द होना और लूज मोशंस होना, जिसको कई दिनों तक लोग पाइल्स से कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं ये पाइल्स है। और ये कई सारे लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, जो कि एक फेयरली कॉमन बीमारी है और इसका काफ़ी अच्छा इलाज है अगर सही समय पर इसको डायग्नोज किया जाए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के डायग्नोसिस के लिए जब भी मोशन में ब्लड आ रहा हो, सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, जो कि लैट्रिन के रास्ते के जरिए, यानी कि एनस गुदा द्वार के जरिए लैट्रिन के रास्ते को अंदर एंडोस्कोपी से देखना, जिसमें आंतों में छाले मिलते हैं, तो ये बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। इसको समझना, इसको ये समझना कि ये बीमारी जनरली लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट रिक्वायर करती है और इसके सही समय पर इसका डायग्नोसिस करने से जनरली ये कंट्रोल्ड रहती है। तो ये एक कारण हो गया क्रॉनिक डायरिया का। दूसरा कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस से मिलती जुलती बीमारी होती है क्रोन्स डिजीज, जो कि बड़ी आंत के साथ साथ छोटी आंत को भी प्रभावित कर सकती है। इसमें ये आवश्यक नहीं कि हमेशा लैट्रिन के साथ ब्लड आए, ब्लड के बिना भी हो सकता है, क्योंकि ये छोटी आंत से जब इन्वॉल्व करता है तो उसमें लैट्रिन में ब्लड हो सकता है ना आए। इसकी भी डायग्नोसिस कोलोनोस्कोपी और छोटी आंत को देखने के लिए सीटी स्कैन, सीटी एंट्रोग्राफी, कैप्सूल एंडोस्कोपी ऐसे टेस्ट होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज काफ़ी मिलती जुलती बीमारियां हैं और इनका ट्रीटमेंट एक ही तरह से होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रॉपर डायग्नोसिस और ये समझना कि इन बीमारियों का इलाज लाइफ लॉन्ग होता है, ताकि ये इनकी एक्टिविटी ना बढ़े और इससे होने वाले दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तीसरा कारण आंतों की ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अभी भी ये काफ़ी कॉमन होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पे सबसे ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। आंतों की ट्यूबरकुलोसिस भी क्रोन्स डिजीज़ की तरह ही मिलती जुलती आती है, बट इसकी काफ़ी इसमें डिफरेंसेस होते हैं, जो कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको इसके डायग्नोसिस के लिए प्रॉपरली गाइड कर सकता है। और आंतों के ट्यूबरकुलोसिस को सही ढंग से डायग्नोज करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक फाइनाइट निश्चित पीरियड के लिए ट्रीटमेंट होता है। 6 से 9 महीने का इलाज होता है और आप पूरी तरह से इससे ठीक हो सकते हैं। तो ये क्रॉनिक डायरिया में होने वाली एक सेट ऑफ कॉमन बीमारी हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज और टीबी, जो कि बड़ी आंत या बड़ी आंत के साथ छोटी आंत को भी इन्वॉल्व कर सकती है। छोटी आंत में होने वाली बीमारियों के लिए की जो लिस्ट होती है वो अलग तरह की होती है। छोटी आंत में होने वाली बीमारियों में आमतौर पर लैट्रिन के साथ ब्लड नहीं आता है, बिना पेन के ये डायरिया होता है। और इसमें सबसे कॉमन बीमारी सीलियक डिजीज़ है। यदि आप देखना चाहें यूट्यूब पे सीलियक डिजीज़ के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो, डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। सीलियक डिजीज़ यानी कि गेहूं से होने वाली एलर्जी। लोग कई बार सोचते हैं कि हम बचपन से, जन्म से गेहूं खा रहे हैं और अब जाकर के 25 साल 30 साल की उम्र में ऐसी क्या हो गई चीज़ कि हमें गेहूं से एलर्जी हो गई। तो अगर हम प्रॉपरली अपने हिस्ट्री में जाएं
तो हल्की खून की कमी, पेट का दर्द, कुछ लूज मोशंस काफ़ी यंग एज से रहता है और ये नेग्लेक्ट होने के कारण, इन्वेस्टिगेट नहीं करने के कारण पता नहीं चलता है। सीलिएक डिजीज़ को सही ढंग से डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका डेफिनेट इलाज सिर्फ और सिर्फ गेहूं को बंद करना होता है। इसमें किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बीमारी ट्रॉपिकल स्प्रू होती है एक, जिसमें आंतों में इन्फेक्शन के कारण, ये जनरली ट्रॉपिकल यानी उष्णीय वातावरण में वाले देशों में ज़्यादा होता है, और ये जनरल एनवायरनमेंट में होने वाले इन्फेक्शंस के कारण आंतों में एक तरह का रिएक्शन होता है। एंटीबायोटिक्स के कॉमन यूज़ के कारण ट्रॉपिकल स्प्रू की बीमारी अब जनरली देखने में कम मिलती है। इसके अलावा जियार्डिया एक कॉमन इन्फेक्शन है, एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जो कि आंतों में आकर के क्रॉनिक डायरिया पैदा कर सकता है। तो अगर हम मोटी चीज़ें देख के चलें, ग्रॉसली ये 6 कॉमन बीमारियां मैंने जो आपको बताई क्रॉनिक डायरिया में ये होती हैं। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, जो कि जब ये बीमारियां नहीं होती हैं और आगे इन्वेस्टिगेशंस बढ़ता है तो एक सिलसिलेवार ढंग से हम किसी भी सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी एंट्रोग्राफी, कैप्सूल एंडोस्कोपी और इसके अलावा कई तरह के ब्लड के टेस्ट हमें सही डायग्नोसिस तक आमतौर पर पहुंचाते हैं। क्रॉनिक डायरिया में ज़्यादातर बीमारियां पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के साथ बिल्कुल सही हो जाने वाली होती हैं, इसीलिए आप इसको इग्नोर ना करें। जब भी आपको ये सिम्टम्स हों उसको ज़रूर दिखाएं। अंत में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा और इसके बारे में डिटेल में मैं किसी अन्य वीडियो में आपसे बातें करूंगा। इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक बीमारी होती है, एक कंडीशन होती है कि जिसमें सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बट लगातार पेट में दर्द के साथ लूज मोशंस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है। लोग ऐसे परेशान होते हैं, वो जनरली एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे, और इस तरह से काफ़ी मोटी फाइल्स और इन्वेस्टिगेशंस का एक लिस्ट लेकर के घूमते रहते हैं, और उनको ये लगता है कि कौन सी बीमारी है जो किसी को समझ में नहीं आ रही है। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इरिटेबल बावल सिंड्रोम को डायग्नोज करने का कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता है कि जिसको करके ये बताया जाए कि ये आपको ये बीमारी है। जनरली यंग हेल्दी पर्सन में जब और कोई भी खतरे के संकेत, खून की कमी, लैट्रिन में ब्लड आना, वेट कम नहीं होना, बुखार नहीं आना, ऐसी चीज़ें हों और ये मोशंस ज़्यादा चल रहे हों, तो ये आमतौर पे इरिटेबल बावल सिंड्रोम होता है। इरिटेबल बावल सिंड्रोम का ताल्लुक जनरली हमारी ये एंग्जाइटी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है, इसलिए यंग लोगों में काफ़ी ज़्यादा होता है। एंग्शियस होने के कारण, कुछ खाने पीने में गड़बड़ियों के कारण, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के कारण, ये एक तरह से अगर हम सिंपल बोलचाल की भाषा में समझें तो आंतों की मूवमेंट डिस्टर्ब्ड होने के कारण, जिसका ताल्लुक ज़्यादा ब्रेन और आंतों के आपसी कनेक्शंस, न्यूरल कनेक्शन से होता है, इससे संबंधित होती है। और जब हम लंबे टाइम से ये बीमारी चल रही हो तो दूसरी बीमारियों को एक्सक्लूड करने के लिए जो जांचें मैंने आपको पहले बताई वो इसमें होती हैं, ताकि और कोई बीमारी नहीं है इसको क्लियरली इस्टेब्लिश किया जा सके। और इसको समझने से सिंपल लाइफस्टाइल मेजर्स, थोड़ा मेडिटेशन और सिंपल दवाइयों के जरिए इरिटेबल बावल सिंड्रोम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप YouTube पर हमारे अन्य वीडियोस को देखें और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। थैंक यू।